हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर सिर्फ 50 मिनट का मैंने आपको दिया था, 2.5 घंटे का भी नहीं दिया, 1.5 घंटे का भी नहीं दिया। सब कुछ हाथों से लिख लिख के बहुत ही सूदिंग और प्यारा लेक्चर बनाया था। आपको ना ओवरबर्डन होने दिया। क्या आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आई? पहले ये कमेंट करके बताओ। ऐसा नहीं कि मैं 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, छुट्टी है, आप और भी काम कर लें। 50 मिनट का लेक्चर तो आप देख ही सकते हो भाई, 1 घंटा सवा घंटा लगेगा नोट्स वोट्स बनाने में। सिमिलरली आज भी हम लगभग 55 मिनट के आसपास ये लेक्चर रखेंगे। आसानी से चीजों को मैं समझाऊंगा, बिल्कुल ओवरबर्डन नहीं होने दूंगा। प्यार से, बहुत आराम से आपको लगेगा कि थर्मोडायनेमिक्स जैसा आसान चैप्टर पूरे फिजिक्स में होता ही नहीं है, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोबारिक एंड आइडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है सर, आइडियाबेटिक आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे हम। हालांकि आप केमिस्ट्री में भी समझ चुके, इसलिए भी आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, आई नो। ठीक है, थोड़ी चीजें उल्टी होती है, समझ गया। होमवर्क में एक मैंने क्वेश्चन दिया था, बहुत ही प्यारा, आपको करने के लिए बोला था, क्या आपने किया सर? क्या यही 4 मोल डायटोमिक गैस इन अ कंटेनर 50% डायटोमिक ब्रेक्स इनटू मोनोएटॉमिक्स, तो क्या होगा? तो एम स्टार लिख लीजिएगा सबसे पहले। एन मोल डायटोमिक अगर मोनोटॉमिक में टूटता है तो 2n मोनोटॉमिक बनता है। अगर एन मोल ट्रायटोमिक मोनो में टूटता है तो 3 मोल मोनोटॉमिक बनता है। ट्रायटोमिक है वो, तीन तीन ऐसे एक स्ट्रक्चर है। अगर वो मोनो में टूटेगा तो 3 मोल बन जाएगा। एक एक ट्रायटोमिक 3 मोनोटॉमिक बनता है। तो n मोल ट्रायटोमिक 3 मोल मोनोटॉमिक बनेगा। अब ये 4 मोल डायटोमिक गैस इन अ कंटेनर है। इफ 50% डायटोमिक ब्रेक्स इनटू मोनोएटॉमिक, तो 4 मोल का 2 मोल तो मोनो डायटोमिक रह गया, डाया एटॉमिक रह गया कितना सर? 2 मोल। 2 मोल डायटोमिक रह गया, और वो 2 मोल जब डायटोमिक का मोनो में टूटा तो 4 मोल मोनोएटॉमिक बन गया। तो अब मिक्सचर में तेरे हिसाब से 2 मोल डायटोमिक और 4 मोल मोनोएटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा सर? N1 नंबर ऑफ मोल 2, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। डायटोमिक, हाई टेम्परेचर बोला नहीं, रिजिड नॉन रिजिड बोला नहीं, डायटोमिक। और 4 मोल मोनोटोमिक का डिग्री फ्रीडम 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, 5 गुना 10 प्लस 12/6, 22/6 मतलब 11/3। यस सर। अब ये 10 मोल ट्रायटोमिक 50% टूट गया, तो 10 मोल ट्रायटोमिक में 50% टूटेगा, मतलब 5 मोल ट्रायटोमिक बनेगा। आधा बच गया ट्रायटोमिक में ही। हाँ सर, और आधा टूट के मोनोटोमिक में बटेगा तो 15 मोनोटोमिक हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही है, बहुत आसान सी बात है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, आसान है। चलिए, तो इसका सॉल्व करके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये सवाल है, स्क्रीन फटाफट पॉज करके आप जवाब बताइएगा। फटाफट स्क्रीन पॉज करिए तुरंत से पहले और इसका जवाब बताइए। स्क्रीन पॉज करिए और सवाल को सॉल्व करिए। चलिए बताइए। Cp and Cv denote the specific heat of nitrogen per unit mass at a constant pressure and constant volume respectively. Then Cp minus Cv क्या होता है? तुरंत से छूटते ही बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया होगा Cp minus Cv बराबर R, और ये जवाब बिल्कुल गलत है। आपका ये बार स्कैम है। सर जी हम पढ़े हैं, आप ही पढ़ाए हैं। सर जी हम ही पढ़ाए हैं। उसमें Cp माइनस Cv बराबर R में ये मोलर हीट कैपेसिटी था। अब सवाल पढ़ो क्या लिखा है। सर जी गलती से मिस्टेक हुई गवाई। यस, ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, Cp and Cv डिनोटेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये सर जी लेकिन CpCv क्यों लिखा है? स्पेसिफिक हीट को तो ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी बना सकता है, हाइपोथेटिकल। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम आर होता है। और ये बच गए। कितने लोग साथ हमारे स्कैम हुआ तुरंत कमेंट करके बताएंगे, और कितने लोग बच गए ये भी बताएंगे। हमने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी सी बराबर मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ये लिखा है देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास। अरे सर, तो यहां पे जो CpCv दिख रहा है वो एक्चुअल में CpCv नहीं है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखो तो Cv बराबर m इंटू एस बी, और Cp बराबर मोलर हीट कैपेसिटी है ये m इंटू एस बी, ऐसे लिखते हैं। अब ये जो CpCv है ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब ये वाला है, ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला। ये इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में, ये तो तुम्हारा थ्योरी हो गया, ये तो तुम्हारा थ्योरी हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? ये तो तुम्हारा थ्योरी हो गया। ये हम जानते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऐसे होता है, मोलर हीट कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये होता है। यहां पे CpCv वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लिखते हैं? Cp/m। तो इसको लिख सकते हैं आप एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को Cp/m, तो इसको लिख सकते हैं Cp/m माइनस, इसको लिख सकते हैं आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम को लिख सकते हैं Cv/m।
CV बाई M, ये तुम्हारा है वो वाला एक्चुअल में ओरिजिनल वाला, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास वाला है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी बटा मास, मोलर हीट कैपेसिटी, यहां से M को कॉमन ले लोगे तो CP माइनस CV, ये मोलर वाला है बटा M, इसको आप R लिख सकते हो। तो R बाई M होता है अगर ये मोलर हीट सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर बोलते हो तो आएगा R बाई M, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें CP CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है R बाई M, और सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है R बाई M, और अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी होता तो सिंपल R होता। अब इसका मास बता दो, नाइट्रोजन का कितना 28, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन पर यूनिट मास 28, तो ये हो जाएगा R बाई 28, ये आपका आंसर है। बोलो मजा आया कि नहीं सर, मजा आ गया तो एकदम अजब ही सवाल था। यस, नेक्स्ट देखिए, CP and CV is specific heat capacity at a constant pressure and constant volume respectively. It is observed that CP minus CV बराबर P for the helium gas and CP minus CV बराबर Q for the oxygen gas. Then correct relation will be. Correct relation क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। CP and CV यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे CV बाई CV, CP माइनस CV, अगर मोलर हीट कैपेसिटी होता तो R आता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो R बाई M आएगा। तो ये आपको लिखा है CP माइनस CV, P लिखा है किसके लिए, हीलियम के लिए, तो बटा 4 हो जाएगा। ये तुम्हारा M4 लिखोगे, R बटा 4 को उसने P बोला है, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन के लिए 32 आ जाएगा, तो R बटा 32 को उसने Q बोला है, तो P और Q का रिलेशन निकाल दो, बहुत आसान है। क्लियर है क्या, निकाल लोगे, अब तो कोई खास बात नहीं। ये क्वेश्चन दिया था, हीट गिवन टू द आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट देते हैं, तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है dq बराबर du प्लस dw, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो क्या dq dw के बराबर होगा, हीट दोगे तो वर्क होगा, वर्क होगा ही होगा, हीट दोगे तो। हाँ सर, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज नहीं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, internal energy of the gas will not change, yes, the gas will do positive work, yes, the gas will do negative work, नहीं, C and D are your correct answer। सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा नहीं, तो हीट दोगे तो वर्क होगा, अगर कुछ हीट दोगे तो वर्क ही करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही नहीं रहा तो वर्क करेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस मैच करना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, तो पहले का चौथा आएगा, पहले का तीसरा गलत, पहले का चौथा, पहले का चौथा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क नहीं होता, तो पहले का चौथे का फर्स्ट, चौथे का फर्स्ट इसमें आ रहा है, तीसरा आंसर हो जाएगा, बाकी मिला लो। अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू वाई फॉर द टू डिफरेंट प्रोसेस एसीबी, एसीबी से गैस को लेके जा रहे हैं और एडीवी से गैस को लेके जा रहे हैं बी पे, तो इनिशियल पॉइंट दोनों पाथ का सी से जाओ या डी से जाओ सेम है, तो आप कह सकते हो कि डी यू पहले पाथ का और डी यू दूसरे पाथ का सेम होगा, डी यू होता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू पहले पाथ के लिए सी पाथ के लिए और डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू तुम्हारा डी पाथ के लिए सेम होगा, ये कल हम बता चुके हैं, बस इसका आंसर निकाल के बता दो, ठीक है। चलो तो फटाफट मैं तुमको सारे सवाल करा दिए, कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए होमवर्क के लिए, ठीक है। 10 मिनट तो इसी में चला गया, इसको मत जोड़ना प्लीज बेटा यार, प्लीज इसको मत जोड़ना है, ठीक है। चलो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर तो चेंज इन इंटरनल जीरो, चेंज इंटरनल जीरो हो गया तो ड्यू जीरो हो गया, मतलब डीक्यू बराबर डीडब्ल्यू होगा, और पीवी बराबर कांस्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, एनआरटी में टी कांस्टेंट होगा तो पी बराबर कांस्टेंट, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वर्क डन होता है 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 ऑन द बेस 10, बढ़िया। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता नहीं है तो dw जीरो, तो dq बराबर du होगा, इसमें वर्क डन होता नहीं है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो pv और एनआरटी से वॉल्यूम कांस्टेंट तो p प्रोपोर्शनल टू t, सिंपल सी बात है। यस सर, मजा आ गया। अब एक सवाल आपको दो रहा हूं मैं सर, क्या, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को ऊपर प्रेशर को नीचे रखता हूं और मैं दो ग्राफ बनाता हूं, जो दोनों ही ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये है गैस ए के लिए, ये है गैस बी के लिए, दोनों ही आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होना चाहिए, देखो पीवी बराबर एनआरटी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो पी और टी का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और इंटरसेप्ट जीरो तो रीजन से पास होता हुआ, तो ये मैंने ग्राफ बनाया है V1 वॉल्यूम पे, ये V2 वॉल्यूम पे, बताइए V1 V2 में से कौन ज्यादा होगा, ये फटाफट निकाल के आपको कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, ये आज का क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है, कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये,
इसका जवाब अगली क्लास में मैं बहुत डिटेल में आपको करके दिखाऊंगा। क्या ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है, ग्राफ ऐसे बना है, ये लाइन है, ए से बी तक गैस का स्टेट चेंज हो रहा है। मुझे बताना है कि क्या इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तीसरा वॉल्यूम घट रहा है, या चौथा वॉल्यूम बढ़ रहा है इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन वॉल्यूम डिक्रीजिंग। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द क्लास है आज, ये दो ये आपको करना है। अब आइए अपने असली गोल की तरफ चलते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अब मुझे बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? तो सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि सर इसमें ना प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यस भाई, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो चेंज इन प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्क डन के बारे में, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन के बारे में। तो देखो इसमें वर्क डन सिंपल होगा, पी ऑफ डेल्टा वी। आप कह सकते हो पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। इसमें दोनों तरह का वर्क डन पॉसिबल है। हाँ सर, जैसे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हीट दिया था तो बोला था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, सारा का सारा आप वर्क करो। आइसोकोरिक प्रोसेस में जब मैंने हीट दिया था, समझना, जब मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट दिया था तो मैंने बोला था ये चेंज नहीं होना चाहिए, सारा हीट वर्क में जाना चाहिए। हीट दोगे वर्क होगा, हीट निकालोगे वर्क निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने जब आइसोकोरिक प्रोसेस में दिया तो dq बराबर du हो गया था, dw जीरो हो गया था, मतलब वर्क नहीं करना, सारा एनर्जी स्टोर करना है आइसोकोरिक में, यही था। आइसोबारिक में क्या होगा? सर आइसोबारिक में तो सर आप फ्रीडम दे रहे हो। हाँ, तो सर यहां पे तो दोनों काम हो जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आप समझेंगे कि इसमें जब हम हीट देते हैं तो ये गैस दोनों काम कर सकता है, मतलब गुपचुप तरीके से इसको हीट दे दिया, कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। जैसे आइसोथर्मल में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, सारा वर्क डन, सारा गिवन हीट वर्क में जाना चाहिए। और आइसोकोरिक में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वर्क नहीं होना चाहिए, सारा स्टोर होना चाहिए। इसमें हम फ्रीडम दे देते हैं, तो इसमें तो दोनों काम होगा सर। हाँ, तो जब हम हीट दे रहे हैं तो कुछ वर्क में जाएगा और कुछ इंटरनल में जाएगा। सोचो गिवन हीट का कितना वर्क में जाएगा। अब यही बात मैं प्रूफ करूंगा। यहां पे मास्टर बॉक्स में तेरे लिए दे देता हूं चार चार, मतलब चार चार पांच पांच छह सात सात लाइन में जो सवाल सॉल्व होता है तो डायरेक्ट आंसर लिखे, पीवाईक्यू में दिखा दूंगा। अभी तो देख मजा आएगा। क्या जितना आपने हीट दिया है, एक मिनट, dq बाई dw, सॉरी, हीट गिवन का कितना फ्रैक्शन इंटरनल में जाएगा। हाँ, तो हीट गिवन का कितना फ्रैक्शन देखना ध्यान से, इंटरनल एनर्जी में जाएगा 1 बाई गामा टाइम्स, दैट्स इट। ड्यू बाई डी क्यू क्या है? चेंज इंटरनल एनर्जी बटा गिवन हीट। तो गिवन हीट का कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा? 1 बाई गामा टाइम्स। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। इस ड्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू बराबर dq बटा गामा टाइम्स। और कितना वर्क डन में जाएगा? तो w बटा dq, गिवन हीट का कितना फ्रैक्शन वर्क डन हुआ, मतलब dw बाई dq हो जाता है 1 माइनस 1 अपन गामा, क्योंकि दोनों जोड़ के तो हीट 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे dw बराबर क्या होगा, dq इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा। कैसे, ये पूरा मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा। बस ये याद रखो, इसको रिमेंबर रखो कि अगर हम हीट देते हैं तो दोनों काम हो सकता है आइसोबारिक में। तो गिवन हीट का कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? तो गिवन हीट है dq, dq बाई गामा टाइम्स du होगा, dq बाई गामा टाइम्स du होगा। ठीक है, एंड वर्क डन बराबर क्या होगा? dq बाई 1 माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स। से प्रूफ करूंगा मैं, चिंता क्यों। ठीक है सर, गैस इक्वेशन क्या बनेगा? तो गैस इक्वेशन यहां पे हो जाएगा, देखो $1,000,000 स्लाइड तुम्हारे लिए बना रहा हूं। गैस इक्वेशन हो जाएगा पीवी बराबर एनआरटी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जिसमें आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आप कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2। V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो V1 पे T1 टेम्परेचर, तो V2 पे T2 टेम्परेचर। यहां से इक्वेशन लगाओगे तो आप लिख सकते हो P बराबर, सॉरी V बराबर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो V बराबर NRP बाई T, NRP बाई टी। अब यहां पे ये टर्म आपका कांस्टेंट है। हाँ सर, अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे y बराबर mx प्लस सी से, तो ग्राफ कैसा बनेगा सर? v अगर आप रखते हो y एक्सिस पे
और टेम्परेचर को रखते हो एक्स एक्सिस पे। देखो ये ग्राफ भी देख लो, ग्राफ भी देख लो। अगर आप इसको रखते हो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट 0, मतलब ओरिजिन से पास करते हो ग्राफ होगा, और इस ग्राफ का स्लोप एन आर बाई पी बताएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो v प्रोपोर्शनल टू टी, v प्रोपोर्शनल, देखो v प्रोपोर्शनल टू टी, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको बताएगा एन आर बाई पी, जो कि कांस्टेंट है। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। अगर आप इसमें P वर्सेस T का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? सर प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ तो ऐसा बनेगा, देखो प्रेशर कांस्टेंट। अगर आप इसमें ग्राफ बनाओगे V वर्सेस P का, तो प्रेशर कांस्टेंट। भाई जहां प्रेशर उसको कांस्टेंट रखना, तो ये कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया, ये कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, V वर्सेस T का ऐसा ग्राफ बनेगा। इसी में अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं, फिर से रिपीट करूं, तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन 0 रहता है, ठीक है। तो जितना हीट देते हैं इंटरनल में जाता है। यहां पे वर्क डन तो होगा, तो सर वर्क डन हम तो ऐसे निकाल लेंगे ना, हाँ वर्क डन ऐसे निकाल लेंगे, जब तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम दिया तो वर्क डन ऐसे निकाल लोगे। लेकिन अगर बेटा तुम्हें बोला है कि वर्क डन बताओ, हम गिवन हीट दे दे, तो याद रखिएगा इसमें दोनों काम होगा, जो भी हीट दिया उसका कुछ फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी, कुछ वर्क डन। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है होता है डी क्यू बाई गामा, भी प्रूफ कर रहा हूं अभी अभी तुरंत। और जो वर्क डन होता है डी क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपन गामा होता है। आइडियल गैस इक्वेशन चार्ल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी और टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां पे कांस्टेंट है आपका एनआर बाई पी, तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एनआर बाई पी इंटू टी। तो v वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंटरसेप्ट नहीं ओरिजिन से पास करेगा, इसका स्लोप हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एनआर बाई पी। क्लियर है क्या? हाँ। अब यहां पे सबसे पहला ये सवाल देखते हैं, ये है आपका वॉल्यूम, ये है आपका टेम्परेचर, दो ग्राफ मैंने बनाया है ओरिजिन से पास होता हुआ, और दोनों ग्राफ में आप देख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू टी है। दोनों में अगर मैं ऐसे देखूं तो इसमें भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देखो आगे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आगे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम पर ओरिजिन से पास हो रहा है, तो कह सकते हो v प्रोपोर्शनल टू टी, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब मान लो ये P1 प्रेशर कांस्टेंट और ये P2, हर जगह प्रेशर P2 है, इसका हर जगह प्रेशर P1 है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? तो सर इस ग्राफ का हम देखें, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू होता है एनआरटी, PV एनआरटी, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी बाई P। इसमें V प्रोपोर्शनल टू T है, तभी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, V प्रोपोर्शनल टू ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। इसका जो ये है, ये आपको स्लोप को बताएगा, y बराबर mx प्लस सी, y एक्सिस पे वॉल्यूम रखा है, स्लोप तुम्हारा है एनआर बाई P। अब इसका स्लोप है कम, इसका स्लोप है ज्यादा, तो स्लोप अगर तुम्हारा ज्यादा है तो प्रेशर कम रहा होगा, मतलब ये P1 प्रेशर तुम्हारा कम होगा और P2 प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम। देखो ये प्रेशर P2 ज्यादा तो देखो स्लोप कम। तो एक तो तरीका ये है समझने का, ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा इसी में वहां स्टार्ट से बताएंगे आपको क्या। तो देखो ये तो दिख रहा है कि आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है, सब ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स कर दूं T और मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, तो ये लाइन आइसोथर्मल को बता रही है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता तो, डॉटेड लाइन बनाता तो, मैं हाइपोथेटिकली ऐसा ग्राफ एज्यूम कर रहा हूं, है नहीं एज्यूम कर रहा हूं, कर सकते हैं सर। मान लो T नॉट पे ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस होता, तो यहां पे इसी T नॉट पे ये भी है, इस T नॉट पे यही है, ठीक। इस T नॉट पे यहां पे वॉल्यूम है V, और इसी T नॉट पे यहां पे वॉल्यूम है V। क्या ये वॉल्यूम बढ़ गया? हाँ। तो सेम टेम्परेचर पे कम वॉल्यूम है और सेम टेम्परेचर पे T नॉट पे ज्यादा वॉल्यूम है, टेम्परेचर दोनों का फिक्स है, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी से टेम्परेचर फिक्स है, T टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम V है और इसी टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर PV बराबर कांस्टेंट, तो V बढ़ेगा तो P घटेगा, तो ऊपर जा रहे V बढ़ रहा तो P घटेगा, मतलब P1 कम होगा। देखो P1 कम, खत्म। सर ये तो बढ़िया तरीका है, हाँ बहुत आसानी से देख सकते हैं। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अभी देखो सर इसमें एक और मेथड हो सकता है। सर क्या? ये हटाओ, टेम्परेचर हटाओ, हमें टेम्परेचर नहीं देखना, हमें टेम्परेचर से नहीं देखना, हमें टेम्परेचर से नहीं देखना, हमें ऐसे देखना है। कैसे? अब सुनो, हम क्या करते हैं, सब हटाओ सब हटाओ, हम क्या करते हैं कि हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वी नॉट वॉल्यूम, ऐसा ग्राफ बना। सर ऐसा ही बना सकते हैं, हाँ? मैं हाइपोथेटिकल ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे इस लाइन पे हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कि नहीं बताओ? यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। यहाँ पे वॉल्यूम कितना? वाइट कोऑर्डिनेट फिक्स है वी नॉट, तो इन दोनों जगह पे वॉल्यूम वी नॉट है, तो क्या वी नॉट कांस्टेंट बोल सकता हूँ? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, क्या इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ इस ग्राफ के लिए? अब यहां पे टेम्परेचर तुम्हारा कम है और यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, सब ज्यादा है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां पे वी नॉट को अगर तुम डॉटेड लाइन ऐसे ले जाओगे तो दोनों जगह वी नॉट वॉल्यूम सेम होगी। यहां पे देखो टेम्परेचर कम है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये जो प्रेशर तुम्हारा आएगा
कम टेम्परेचर पे कम प्रेशर, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, दोनों जगह वॉल्यूम सेम हो गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो इस ग्राफ में कम टेम्परेचर पे प्रेशर कम, और ज्यादा टेम्परेचर पे, ये देखो ज्यादा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा, टेम्परेचर एक्सिस ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर P2 ज्यादा होगा। देखो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर, P2 इज ग्रेटर देन P1। बताओ चमका कि नहीं चमका? ये मेथड होता है देखने का, ये मेथड होता है देखने का। मैं फिर बताता हूं, फिर बताता हूं, फिर बताता हूं। देख, मान ले कि ये तेरा वॉल्यूम है, ये तेरा वॉल्यूम है, और ये तेरा टेम्परेचर है। मैंने दो ग्राफ ऐसे बनाए हैं, ये P1 प्रेशर पे, ये P2 प्रेशर पे। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा ग्राफ हो जाए इसीलिए। ये एक्चुअल में ग्राफ है, हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो वॉल्यूम ऊपर जाओगे देखो बढ़ेगा, टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। लेकिन मुझे पता करना है कि कौन से ज्यादा प्रेशर पे। तो मैं यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं V0 वॉल्यूम का, और ऐसे डॉटेड लाइन बना कि ये डॉटेड लाइन आइसोकोरिक है। यहां पे प्रेशर कितना P1, क्योंकि हर जगह P1 है। यहां पे प्रेशर कितना P2, क्योंकि हर जगह P2 है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहां पे वॉल्यूम V1, उस पर टेम्परेचर मान लो ये T1 है, और इसी वॉल्यूम पे यहां पे टेम्परेचर कुछ T2, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है सर? एक्स कोऑर्डिनेट पे T2 ज्यादा है। अब PV बराबर nRT में इस डॉटेड ग्राफ के लिए ये तुम्हारा कांस्टेंट और ये भी तुम्हारा कांस्टेंट, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा, यहां टेम्परेचर कम यहां टेम्परेचर ज्यादा, तो इस पर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। तो स्लोप से देखना आसान है कि इससे देखना आसान है? सर इससे देखना इजी लग रहा है। अब इससे देखना इजी क्यों है वो मैं बताता हूं तुम्हें, कि मान लो टेम्परेचर यहां कर दिया और वॉल्यूम यहां कर दिया, और ये ग्राफ बना लिया। बताओ क्या ये भी तुम्हारा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है? अब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो सॉरी, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एक ही बात है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तुम्हारा। अरे भाई यहां पे ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो पीवी बराबर मैं एनआरटी लिखूंगा, तो ये टेम्परेचर है। हाँ, और देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो एनआर को इधर लिखोगे, तो टी बराबर होगा पीवी बटा एनआर। बोलोगे टी प्रोपोर्शनल टू वी, देखो टी प्रोपोर्शनल टू वी, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो टी प्रोपोर्शनल टू वी, ये तुम्हारा स्लोप कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस ग्राफ का स्लोप अगर तुमसे कोई पूछे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो बोलोगे इस ग्राफ का स्लोप है P बटा एनआर, एंड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। अगर ये P1 पे ग्राफ बना है, ये P2 पे ग्राफ बना है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पे तो ऐसे ही बनेगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? तो प्रेशर तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो रहा है। देखो भाई हर जगह यहां पर प्रेशर P2 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 P2। सर आपको कैसे पता प्रेशर P2 कांस्टेंट होगा? ग्राफ किसका है? टेम्परेचर वॉल्यूम का। क्या स्ट्रेट लाइन है? हाँ, ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ, तो पीवी और एनआरटी से देखोगे, तो पीवी और एनआरटी से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आपको दिख रहा होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये दोनों वेरी कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा। और देखो जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो, हर जगह पे तुम्हारा प्रेशर सेम है, और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर सेम है। समझ में आया? हाँ सर। तो यहां पे आप ध्यान से अच्छे से एज्यूम करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो जब भी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो, तो आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट होगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ओरिजिन से पास कर रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट। हाँ, तो हर जगह प्रेशर P2 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 P2, हर जगह प्रेशर P1 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 P1। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब कौन सा प्रेशर ज्यादा है कैसे देखोगे? तो इस ग्राफ का स्लोप और VT ग्राफ का स्लोप सेम थोड़ी ना होगा। यहां पे VT के इक्वेशन के टर्म्स में लिखोगे, ये VT के टर्म्स में लिखोगे, और यहां पे T को V के टर्म्स में लिखोगे। फर्क है, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। हाँ सर फर्क है, सर फर्क है भाई, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ही चेंज कर दोगे तो फर्क है। तो यहां पे जब तुम ग्राफ देखोगे और तुमसे पूछेगा इसका स्लोप क्या होगा, तो तुम लिखोगे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो टी बराबर पीवी बटा एनआर। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये वाई एक्सिस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो ये बचा हुआ क्या हो गया तुम्हारा स्लोप, तो बोलो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड स्लोप इज इक्वल टू पी बटा एनआर। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, तो ये P1 ज्यादा होगा और P2 कम होगा। ये तुम्हें भी पता चल गया होगा। तो स्लोप देखने से थोड़ा तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तामझाम करना पड़ेगा। यहां से देखो कितना आसान है, मैं एक टेम्परेचर पकड़ लूंगा T और सीधा ऐसे ग्राफ बना दूंगा। तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां भी टेम्परेचर सेम, यहां भी टेम्परेचर सेम? अच्छा टेम्परेचर तो दोनों का सेम हो गया,
तो टेम्परेचर सम होगा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां पे तुम्हारा वॉल्यूम कितना है V1, और इसी टेम्परेचर पे आगे जाएंगे तो ये वॉल्यूम कितना है V2। क्या V2 ज्यादा है तो ये प्रेशर कम होगा, ये प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर और वॉल्यूम इस जगह, दोनों जगह डॉटेड लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम कम, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा, तो वॉल्यूम बढ़ा, देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा तो ये प्रेशर कम रहा होगा, मतलब P2 कम है P1 ज्यादा। इससे देखना इजी है कि इससे, बताओ किससे देखना इजी है? ये एमआर स्टार मेथड से देखना इजी है कि स्लोप से देखना इजी है? बताओ। तो ये तो निकला ना भाई, ये P1 ज्यादा, देखो P1 ज्यादा। किस मेथड से देखना आसान है? सर एमआर स्टार मेथड से देखना इजी है। आपको ये तो समझ आ गया होगा कम से। तो क्या आइसोबारिक प्रोसेस में हमने वर्क देख लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया, कितना हीट कहां जाएगा वो देख लिया, हमने आइडियल गैस इक्वेशन देख लिया, चार्ल्स लॉ देख लिया, और हमने ग्राफ देख लिया। मोटा मोटा ये चीजें देखी, मोटा मोटा ये चीजें देखी। हाँ, अगर मैं ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर का ऐसा बनाऊं जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो क्या ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बोल सकते हो? नहीं, लिनियरली डिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। सर माने ये कि अगर ये ग्राफ A से B तक जा रहा है और आप लिखते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो बताओ ये सही लिखा है कि गलत? आराम से सोच के बताओ। सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये सीधा एकदम, इस पर वॉल्यूम रखा है, इस पर टेम्परेचर रखा है, A से B तक जा रहा है, आराम से बताओ ये सही है कि गलत? V is directly proportional to T for the given graph, for given graph, for given graph। इसी ग्राफ के लिए पूछ रहे, चलो बताओ सही है कि गलत है? तो जितने लोगों ने बोला यहां पर कि सही है वो गधे हैं, दिस इज रॉन्ग। ये है MR स्कैम करके ये लिख लेना, ये सब बहुत काम आएगा सबसे ज्यादा। सर ये सही तो है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तभी तो बनता है जब प्रोपोर्शनल साइन होता है। देखो ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सही तो है? नहीं, V लिनियरली डिपेंड्स ऑन T है, ये सही, दिस इज करेक्ट। लिनियरली डिपेंड कर रहा है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां पे अगर मैं इस तरह के ग्राफ में टेम्परेचर को डबल करूंगा तो वॉल्यूम डबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो डबल होता है। एक चीज याद दिलाता हूं, अगर तूने 11th क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डबल होता है या मोर देन डबल होता है? याद कर, और कमेंट बॉक्स में इसी कमेंट के नीचे बताना, नहीं तो मैं अगली क्लास में सवाल करके बताऊंगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल किया, सॉरी फ्रीक्वेंसी को डबल किया, मान लो फ्रीक्वेंसी एफ है, काइनेटिक एनर्जी Ke1, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल करूं, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डबल होती है कि मोर देन डबल होती है? ये बताना। वहां पे वही चक्कर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लिनियरली वेरिएबल पे फर्क होता है। अगर यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है तो कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन है V इज इक्वल टू mx प्लस C, तो इसमें हम लिनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लस C जो कांस्टेंट है वो गेम खेल देगा। अगर तुम यहां पर ये ग्राफ बनाते हो वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, और ऐसा ग्राफ बनाते हो जो एकदम इंटरसेप्ट जीरो है, तो कहते हो कि जी एकदम सही है, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा P1, हर जगह प्रेशर P1 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 होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अगर तुम दूसरा ग्राफ कुछ ये बनाते हो जो एग्जैक्टली ओरिजिन से पास कर रहा है, तो कह सकते हो कि यहां पे प्रेशर P2 कुछ हर जगह कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अगर तुम कोई ग्राफ ऐसा बनाते हो, कोई ग्राफ ऐसा बनाते हो जो ओरिजिन से पास कर रहा है, यहां पे कह सकते हो P3 प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, तो ओरिजिन से पास होता तभी आप वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर लिख सकते हैं। अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, इसमें प्रेशर कौन सा सबसे ज्यादा होगा? तो देखो सीधी सी बात है सर, ये वॉल्यूम अगर डॉटेड लाइन आप पकड़ लेते हो तो हर जगह वॉल्यूम सेम है, हर जगह वॉल्यूम सेम है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर, P3 ज्यादा होगा, P3 ज्यादा होगा, P2 कम होगा, सबसे कम P1 होगा। वैसे भी VT ग्राफ का स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, सिंपल से। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर मान लीजिए है P1, इस पॉइंट पे प्रेशर P2, इस पॉइंट पे प्रेशर P3, क्या ये आइसो बारिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो, दिस इज नॉट आइसोबारिक कर्व, दिस इज नॉट आइसोबारिक कर्व, दिस इज नॉट आइसोबारिक कर्व। आइसोबारिक कर्व तब होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ में आइसोबारिक
कर्व तब होता है जब स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास करता हो। तो इसमें सर प्रेशर कांस्टेंट नहीं ना, यहाँ पे हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट प्रेशर हो P1, ये कांस्टेंट प्रेशर P2, ये कांस्टेंट प्रेशर P3 में रिलेशन ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सर कैसे लिखेंगे बताओ? तो आप यहाँ पे आइसोथर्मल कर्व एक रिप्रेजेंट करोगे, आइसो बारीक कर्व रिप्रेजेंट करोगे, ड्रॉ करोगे ऐसे। तो ये लाइन पे तुम्हारा हर जगह ऐसा लाए, प्रेशर P1 होगा। ये दूसरा कर्व ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जो कहीं यहां से पास करता हुआ होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ दिखाई देगा तुमको ऐसा। तीसरा कर्व ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ऐसे। अच्छा, तो अब जैसे जैसे तुम ऐसे जाओगे V वर्सेस T ग्राफ में, ऐसे जाते जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये ग्राफ बनाओगे, ये डॉटेड लाइन का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप थोड़ा कम, तो कहोगे P1 सबसे कम, P2 ज्यादा, P3 सबसे ज्यादा, कि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस ग्राफ का स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो ये डॉटेड लाइन का प्रेशर हर जगह P1 है, ये येलो लाइन और व्हाइट लाइन यहाँ कट कर रहा है, इस व्हाइट लाइन की हर जगह प्रेशर P1, येलो लाइन पे कट के यहाँ पे प्रेशर P1, इस गुलाबी कलर पे हर जगह प्रेशर P2, येलो कलर पे यहाँ कट के यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर P3। ऐसा हो गया सर? तो कहोगे कि प्रेशर P3 ज्यादा है, यहाँ पे येलो कलर पे इस पॉइंट पे प्रेशर P3 है, इस पर P2 है, इस पर P1, जिसे हम आगे जा रहे प्रेशर बढ़ रहा है। अरे सर हम तो स्ट्रेट लाइन देख के प्रेशर कांस्टेंट बोल देते थे, मोक्ष मिला कि नहीं मिला बताओ? बताओ एकदम मोक्ष मिला कि नहीं मिला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर डिपेंडेंसी दोनों अलग होता है। और आपने सवाल नहीं किया है तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में कराऊंगा, और आपने किया है तो जरूर बताना यस सर हमें ये चमक गया, मोक्ष मिल गया भाई। आइसोथर्मल में इसका एप्लीकेशन देख के मजा आ गया, सॉरी आइसोबारिक में इसका एप्लीकेशन देख के मजा आ गया। बोलो मोक्ष मिला कि नहीं मिला, कमेंट करके जरूर बताइए अगर मजा आया होगा तो प्लीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आइडियाबेटिक। आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक स्पेलिंग ठीक कर लेना, गलत होगा तो। प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? कभी मतलब अचानक से तुम कहीं रोड के किनारे बैठे हो और टायर फटा ट्रक का, कभी देखा है ट्रक का, जीप का, बाइक का टायर फटते हुए? रोड के किनारे आराम से तुम बैठे हो, तुमने देखा अचानक से टायर फट गया। कभी इनकेस कभी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा? तो हम तो नहीं देखे, देखना और कोशिश करना कि कभी ऐसा मौका मिले, और जब मौका मिले तो जैसे ही टायर फटेगा तो उसको जाके छूना और देखना वहां पे तुमको गर्माहट महसूस हो रहा है कि ठंडक महसूस हो रहा है। सर ऐसा होता है कि हाँ, एक बार करना। अचानक से कहीं भी बाइक का या ट्रक का या कार का टायर भड़ाम से फटता है, अचानक से फटता है, 30 मिनट अचानक से फटता है, तो उसको जाके टच करके देखना वहां पे गर्माहट महसूस हो रही है कि गर्मी हो रही कि ठंडी हो रही है। कमेंट करके बताओ तुमको क्या लगता है क्या होती होगी? सर अचानक से जाके हम जहां पे टायर फट गया उसको छुएंगे, हाँ छुएंगे, तो देखिएगा वहां पे आपको गर्माहट लग रहा है कि ठंडा लग रहा है। कमेंट करके बताइए क्या लगता होगा। यार हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा याद करो। याद क्या करोगे? बस सोचने की कोशिश करो। ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा। सर जहां पे अचानक से टायर फट गया ट्रक का, वहां जाके छुएंगे टायर को तो ठंडा लगेगा। हाँ वहां पे टायर के आसपास में जहां फटा है तुरंत से वहीं पे जाके तुरंत से पहुंच के छूना, ठंडा लगेगा। सर ये कैसे? आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये क्या होता है? ये आइडियाबेटिक प्रोसेस सबसे पहले तो समझिएगा फास्ट प्रोसेस होता है, और कोई भी अचानक से फास्ट प्रोसेस इररिवर्सिबल होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो एंड रिवर्सिबल, ये फास्ट एंड इररिवर्सिबल। इसमें हम कहते हैं आइडियाबेटिक में कि हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। सर हीट एक्सचेंज ही नहीं हुआ, कहीं हीट आया गया है ये नहीं, तो ठंडा गर्म का गेम कैसे है? अभी बताता हूं। सबसे पहले आइडियाबेटिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सर आइडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इसमें dq जीरो होता है, नो हीट एक्सचेंज। तो dq बराबर du प्लस dw हो जाएगा। हाँ सर ये तो जीरो हो गया, तो du बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ dw। यस और नो? यस सर सही है। और du को आप लिख सकते हैं ncv dt। अच्छा एक चीज मैं भूल गया प्रूफ करना, इसमें बाद में बोलोगे मास्टर रटा दिया है, फील नहीं कराया। वो आइसोबारिक में कितना गुना हीट कहाँ जाता है, तो पहले मैं प्रूफ ही करा देता हूं, छोड़ूंगा नहीं। 100% डिटेल में चीजें आप पढ़िए। चलिए dq बराबर du प्लस dw, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ, डिवाइडेड बोथ साइड बाय dq, दोनों तरफ dq से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा ठीक है डिवाइड कर लेते हैं, दोनों तरफ dq से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए।
तो डी क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 1। अबे डी क्यू बाई डी क्यू, डी क्यू से दोनों तरफ डिवाइड करें तो डी क्यू बाई डी क्यू 1, ये हो जाएगा डी यू बाई डी क्यू, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब ये रहा 1 इज इक्वल टू डी यू को लिख सकते हैं आप एन सी वी डी टी। हाँ, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डी यू बराबर होता है हाफ ऑफ नफरत डी टी, क्यों डी यू है तो डी टी हो जाएगा। हाँ, और एफ आर बाई टू को सी वी कहते हैं, तो एन सी वी बाई टू इंटू डी टी, यही तो लिखते हैं डी यू को एन सी वी बाई टू इंटू डी टी। हाँ सर लिखते हैं, तो एन सी वी डी टी बाई टू लिखेंगे। नहीं नहीं, एफ आर बाई टू को हम सी वी लिखते हैं ना बे, अरे यार चोमू, एफ आर बाई टू को हम सी वी लिखते हैं, तो एन सी वी डी टी बाई टू कहां से आ गया, क्या ये जानते हो? हाँ सर, ये तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये हो गया तुम्हारा एन सी वी डी टी, ये डी यू होगा। डी क्यू क्या है? तो डी क्यू है तुम्हारा एन सी पी डी टी, क्योंकि यहां पर जो हीट दे रहे हो क्या वो आइसोबारिक प्रोसेस है? हाँ, ये तो हमेशा सही है, ये तो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन है। यहां पे फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट दे रहे हो कैसे दे रहे हो सर? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एनसीपी डीटी हो जाएगा। भाई तुम हीट कैसे दे रहे हो यहाँ पे? सर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो तो डी क्यू इज इक्वल टू एनसीपी डीटी लिखेंगे प्लस डी डब्ल्यू बटा डी क्यू। एन से एन कैंसिल, डी से डी कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, क्या 1 अपॉन गामा हो जाएगा? हाँ, सीपी बाई सीवी गामा होते हैं, तो 1 अपॉन गामा प्लस डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस 1 अपॉन गामा, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डी क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, यही लिखवाया था। डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा। बोलो मजा आ गया कि नहीं? यस सर, फील है इस बात में, तो फील है इस बात में, देखो प्रूव कर दिया। जितना हीट दिया उसका कितना फ्रैक्शन वर्क में गया, इतना। अब इंटरनल रेंज में कितना जाएगा तो यहीं से देख सकते हो, इसी इक्वेशन को यूज कर लो, 1 प्लस डी यू, सॉरी 1 इज इक्वल टू डी यू बटा डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू ये लाया तुमने, ये तो लाया, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू 1 माइनस 1 अपॉन गामा रख दो यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू डी यू बाई डी क्यू 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन गामा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू की वैल्यू रख देंगे। देखो दोनों तरफ 1, ये इससे कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन गामा को इधर ले जाओ, तो डी यू बटा डी क्यू इज इक्वल टू 1 बटा गामा, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू बटा गामा। सिंपल है, देखो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई गामा, अगर डी क्यू हीट दिया तो गामा टाइम्स इंटरनल में चेंज हो जाएगा। ले फिर प्रूफ कर दिया एकदम डिटेल में, प्रूफ कर दिया डिटेल में, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं सर। चलो, एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है तो जो भी आपका डी क्यू वो जीरो हो जाएगा, डी क्यू जीरो, तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। हाँ, डी यू को क्या लिख सकते हैं सर? एन सी वी डी टी, डी यू को हमेशा एन सी वी डी टी, अच्छा यही से तो याद आया था, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा डी यू आ गया, रहने दो, इतना ही रहने दो। अब आगे आओ गैस इक्वेशन देखते हैं, गैस इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद गैस इक्वेशन देखें। अब गैस इक्वेशन इसमें होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये v है और ये गामा है, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, यहाँ पे गामा तुम्हारा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा अलग अलग गैस का अलग अलग होगा, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, सही बात है सर। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 दी पावर गामा। इस पर सवाल ऐसा पूछा जा सकता है सर। ये भी हो गया, वर्क डन कितना होगा सर जी? हाँ, अब तुम आए ना असली जगह पे, वर्क डन पूछोगे। तो एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू जीरो है, क्या डी डब्ल्यू को माइनस डी यू लिख सकते हैं? हाँ, माइनस डी यू लिख सकते हैं। अरे भाई ये तुम्हारा जीरो हो गया, ये तुम्हारा जीरो हो गया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू इधर आ जाएगा, एक ही बात है। हाँ सर, और डी यू का फॉर्मूला तुम जानते हो, अभी अभी तुमने लिखा है, डी यू होता है एन सी वी डी टी, सिंपल है, एन सी वी डी टी। सीवी की वैल्यू होती है आर बटा गामा माइनस 1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एन सीवी की वैल्यू लिख सकते हैं आर बटा गामा माइनस 1 इंटू डी टी। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा, ये तो तरीका है, ये वैसे वर्क डन ये हो गया। अब इसको चाहे जिस फॉर्मेट में तुम तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, कंसेप्ट तो ये कहता है कि डी क्यू जैसे ही जीरो है तो जो वर्क डन है वो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू के बराबर होगा। माइनस ऑफ डी डब्ल्यू को आप ये लिख सकते हैं एनसीवी डी टी, एनसीवी डी टी ये भी वर्क हो गया। एनसीवी को लिख सकते हैं आर बटा गामा माइनस 1, या सीवी को लिख सकते हैं एफ आर बाई टू, वो भी वर्क हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर निकालते तो 1 माइनस गामा हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, क्या आप लिख सकते हो एन आर बटा 1 माइनस गामा इंटू डी टी। क्या ये भी लिखना सही है? हाँ सर, ये भी लिखना सही है, हम लिख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ,
एक बात बताओ, अगर इस dw को और मैं चेंज करूं तो ये भी लिख सकता हूं क्या, nr dt को लिख सकता हूं t2 माइनस nr t1 बटा 1 माइनस गामा। सर ये भी लिख सकते हो nr t2 माइनस nr t1, nr t2 माइनस nr t1, ये तो सही है, क्यों नहीं लिख सकते, nr t2 माइनस nr t1 लिख सकते हैं, nr t2 माइनस nr t1। अच्छा, nr t2 को आप लिख सकते हो p इंटू p2 v2 माइनस p1 v1 बटा 1 माइनस गामा। सर ये वर्क का इतना फॉर्मूला है, ये वेराइटी है, अब क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा वर्क आप कैसे निकालोगे। यहां पर देखो पीवी बराबर एनआरटी, ये तो लिख ही सकते हो, अगर टेम्परेचर T1 है तो ये प्रेशर P1 V1, प्रेशर P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। सर लेकिन ये तो हम लिखते हैं ना आइसोथर्मल आइडियाबैटिक, इसमें तो पीवी बराबर गामा कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट नहीं है सर, तो पीवी कांस्टेंट बोल कौन रहा है यहाँ पे, मैं पीवी कांस्टेंट कहां बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ P1 V1 बराबर nRT1, यहाँ पे पीवी कांस्टेंट नहीं है। तो सर पीवी और एनआरटी आपने कैसे लगा दी, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन है, वो तो किसी भी प्रोसेस के लिए सही है पीवी और एनआरटी। तुम क्या कहते हो कि पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, हाँ सर ठीक है आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, पीवी और एनआरटी, तो पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। आइसोबारिक में क्या होता है सर, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये वी दोनों वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो V1 by V2 T1 by T2 वी टी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में क्या होता है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है आइसोकोरिक में, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। आइसोथर्मल में क्या होता है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाता है। आइडियाबैटिक में क्या होता है, आइडियाबैटिक में गैस इक्वेशन से कोई मतलब थोड़ी ना, गैस इक्वेशन पे गामा थोड़ी ना चला, गैस इक्वेशन तो पीवी और एनआरटी होगा, तो यहां पर नहीं लिखा, ये गलत लिखा मैंने, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं, ये गलत लिखा मैंने, मैं आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, तो पी भी कांस्टेंट नहीं होता, पी भी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है। सर आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या होगा, तो गैस इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो गैस इक्वेशन यहां लिखूंगा पीवी बराबर एनआरटी पूरा, अगर सिंपल पीवी है तो एनआरटी के बराबर, और मैं बोलूंगा कि किसी T1 टेम्परेचर पे तो P1 V1 बराबर nRT1 लिखोगे, P2 V2 बराबर nRT2 लिखोगे। तो सर ये क्या है, ये तो रिलेशन है पी और बी का एडियाबेटिक प्रोसेस में। आइसोबारिक में क्या होता है सर, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट रख देते तो वी प्रोपोर्शनल टी आ जाता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पी प्रोपोर्शनल टी आता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये आता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, तो पीवी बराबर कांस्टेंट आ जाता है आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियाबेटिक का आइडियल गैस इक्वेशन से कोई लेना नहीं, यहाँ पे प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, तीनों वेरी कर रहा है। और ये हो सर, ये तो हम सोच भी नहीं किए थे, सच में मोक्ष मिल गया पूरी फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स को जरूर बताना। सर आइडियल गैस इक्वेशन इसमें ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, ओहो, तो इसमें तीनों वेरी कर रहा है, तीनों वेरी कर रहा है ना, यहाँ हीट आपने नहीं दिया, तो हीट का रिलेशन ना तो पी से, ना वी से, ना तो टी से डायरेक्टली। यहाँ पे बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, हाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बताओ यहाँ पे वर्क हो रहा है, हाँ वर्क हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ये एक रिलेशन है कि पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं है, ये तो इसका कंसेप्ट ही कांस्टेंट होता है। जैसे आप कहते हो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल बोलते तुम कहते हो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक बोलने पे तुम कहते हो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक बोलने पे तुम कहते हो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो उसी तरीके से आइडियाबेटिक में पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट है, वो देखते हैं, पीवी कांस्टेंट नहीं, पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। अच्छा ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, ये तो स्कैम है। कसम से मजा आया कि नहीं आया, मुझे तो खूब मजा आया, मुझे तो खूब मजा आया कंसेप्ट पढ़ा के। तुमको फील आया कि नहीं आया बता दे, तो इसमें गलती कर देंगे बच्चे, हाँ। तो इसीलिए तो यहां पे अगर आप nRT2 लिख रहे हो, जैसे ये dt है और यहां पे लिखो nRdt, तो dt को लिख सकते हो T2 माइनस T1, तो nRT2 माइनस nRT1। अब nRT2 को क्या लिख सकते हो, nRT2 को हम लिख सकते हैं P2 V2, देखो nRT2 को लिख सकते हैं P2 V2, nRT1 को लिख सकते हैं P1 V1, ये वर्क डन आ गया। सब मजा आ गया कसम से, यस आना चाहिए। तो क्या आइडियाबेटिक में आपको वर्क समझ में आया, क्या आइडियाबेटिक में कांस्टेंट क्या रहता है समझ में आया, आइडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज समझ में आया, और आइडियाबेटिक में आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आया। आग लगा देना, एकदम दिल बरसा देना कि सर मजा आ गया। अच्छा अब हम यहां पे दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले टायर फटने वाले केस में क्या, तो तुम आइडियाबेटिक में dq जीरो बोलते हो, हाँ, तो du बराबर लिखते हो माइनस dw, यस। अब देखो अचानक से सडन वॉल्यूम इंक्रीज होना, क्या ये टायर फटने का कहानी है। जैसे जो गैस है टायर के अंदर वो हाई प्रेशर पे फिल्डेड है, एक पर्टिकुलर रीजन में गैस फिल्डेड है, टायर के अंदर जो एयर फिल्डेड है, अचानक से ब्रस्ट हुआ तो टायर के अंदर जो लिमिटेड स्पेस में गैस फिल्डेड तो फैल गया पूरा,
वो स्पेस में फैल गया, हाँ स्पेस में फैल गया। तो जैसे एक स्पेस में फैल गया तो सडन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हाँ तो सडन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क क्या आ जाएगा टायर के फटने केस में, पॉजिटिव। तो मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं सडन एक्सपेंशन कर रहा हूं तो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। सडन एक्सपेंशन मतलब आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो वर्क डन पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव रखो, तो ड्यू बराबर माइनस और वर्क डन तुम्हारा एक्सपेंशन में आ गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल ड्यू निगेटिव आ गया। ड्यू निगेटिव मतलब टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप लिखते हो हाफ ऑफ एन एफ आर डी टी निगेटिव। अब इसमें ये सब निगेटिव थोड़ी ना होगा, dt निगेटिव होगा, मतलब dt निगेटिव मतलब टेम्परेचर घट रहा है। तो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, सडन आइडियाबेटिक मतलब सडन, और एक्सपेंशन मतलब फैल गया, तो फैल गया वर्क पॉजिटिव, वर्क यहाँ पे पॉजिटिव रख दो, ड्यू को पॉजिटिव रखो, सॉरी डी डब्ल्यू को पॉजिटिव रखो, माइनस और निगेटिव एंड पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। सब कसम से मजा आ गया, उद्देश्य भी यही था बेटा। अब देखो dq 0, तो du बराबर माइनस ऑफ dw, आइडियाबैटिक कंप्रेशन, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आइडियाबैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल तुम बता सकते हो, वॉल्यूम डिक्रीजिंग तो वर्क डन निगेटिव, तो du बराबर हो जाएगा माइनस और वर्क डन भी निगेटिव, तो du पॉजिटिव आ गया, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। बताओ सडन कंप्रेशन का एग्जांपल बताओ, और वहां पे हीट हो जाता है सडन कंप्रेशन, एग्जांपल बताओ। उसी टायर में लिमिटेड स्पेस में बाहर से एयर लेके अंदर फिल करना पंप से, साइकिल के अंदर पंप से एयर फिल करते हो, या पंप क्या करता है इन्वायरमेंट से एयर लेके उसमें डालता है, हाँ देखते हो पंप गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो गैस को जो एयर में इन्वायरमेंट में गैस फैला हुआ, एयर फैला उसको कंप्रेस करके टायर के अंदर डालता है। पूरी बाबा फील आ गई, फील आ गई सर, मजा भी आ गई, यस उद्देश्य भी यही था। तो ये भी आपको समझ में आया। अब चलते हैं एडियाबेटिक ग्राफ की तरफ। एडियाबेटिक ग्राफ कैसा निकलेगा, तो सबसे पहले रिलेशन समझो, पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये वैलिड होता है हर प्रोसेस में, वैलिड इन एवरी प्रोसेस, एवरी प्रोसेस। तो इसको तो आप कहीं भी किसी भी क्षण पे आराम से यूज कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे अगर आइसोबारिक होता तो हम बोल देते वॉल्यूम कांस्टेंट है सर आइसोबारिक, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट सर आइसोबारिक में, तो इसी में हो जाता वी बराबर एनआरटी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट सर पी बराबर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनआरटी कांस्टेंट हो गया, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यहां पे इसमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं करते हैं, आइडियाबेटिक में कहते हैं डीक्यू 0 और पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये बोलते हैं। ये पीवी टू द पावर गामा एनआरटी नहीं होता है, कई बार बच्चे गलती से करते थे पीवी बराबर पावर गामा बराबर एनआरटी, बाप रे बाप, इसको लिख देना बॉक्स में डाल के कि हमारे स्कैम है बे, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका हमारे स्कैम है। पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट फिक्स है, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में, तो हम लिखेंगे एडियाबेटिक के लिए सही है, हाँ ये भी सही है। फॉर एडियाबेटिक स्पेशल क्या एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक में स्पेशल ये है कि डीक्यू कांस्टेंट, डीक्यू 0 और पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। अगर पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट बटा वी का पावर गामा, और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, चाहे किसी भी गैस के लिए देखोगे, गैस के लिए गामा की वैल्यू निकालो, बताओ मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू, मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू तो 1 प्लस 2/f, एफ को रख दो 3, 3 रखोगे नीचे 3, 3 2 5, 5/3 आएगा। चलो डायटोमिक के लिए बोलो, डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है सर 1 प्लस 2/5, एलसीएम लोगे 5 2 7, 7/5, और ट्राइटोमिक के लिए बोलो, तो ट्राइटोमिक के लिए सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर 1/2/3, ये लोगे 3 एलसीएम 3 2 5/3, सॉरी 6 लोगे ना 1/3, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइटोमिक नॉन लीनियर 6 होता है, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, तो 3 एलसीएम लोगे 3 और 1 4, 4/3, 1.33 आ जाएगा क्या, 5/3 क्या आ जाएगा, 5/3 क्या आ जाएगा बताना, तो 5/3 आ जाएगा तुम्हारा 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रखोगे तो ये तुम्हारा 3 ही आ गया, तो 2 बचा 2, तो बचा 2, तो पॉइंट डालोगे 20 तो 0.6, फिर 2 आ गया तो 1.66, याद नहीं था मुझे तो मैंने निकाल लिया। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा होता है क्या, हाँ, और ट्राइटोमिक के लिए सबसे कम होता है, ये मैंने गामा फटाफट निकाल दिया, किसी को अगर दिक्कत हो तो चलो। तो ये कहता है पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट बटा V टू द पावर गामा। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा सर, आइसोथर्मल अगर होता तो ये ऐसा बनता, हाँ
पीवी का ग्राफ आइसोथर्मल ऐसा बनता है। अब आपको मैंने बताया था सर, क्या बताया आपको मैंने बताया था सर, क्या बताया, ये थोड़ा बेसिक मैथ बता दे पहले, बेसिक मैथ बता दे। बेसिक मैथ में मैंने बताया था कि मान लीजिए y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाएंगे, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, हाँ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये k कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अगर इसमें x का पावर बढ़ाओगे तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे झुकता जाएगा, और वो तब कंपेयर कर रहे हो जब x बराबर 1 के आगे कंपेयर कर रहे हो, तब देखो x इज इक्वल टू 1 से बड़ी वैल्यू पे कंपेयर कर रहे हो, तब अब देखो x की वैल्यू 1 रखा है, अब इसका x का पावर 1 है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ये ग्राफ नीचे जाता जाता है, ऐसा होता जाता है, स्लोप बढ़ता जाता है। सर याद नहीं आ रहा, बेसिक मैथ में जाकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जहां मैंने पढ़ाया था वहां देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जहां मैंने पढ़ाया था वहां पे जाके देखो, इस चीज को सोचो, विजुअलाइज करो। अच्छा ऐसा होता है, यस सर आपने तो ये बताया था ना कि ऐसे ऐसे ऊपर उतर, एक कांस्टेंट की वैल्यू y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई एक्स, ये कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ग्राफ उतनी ज्यादा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऊपर बनेगा, और नीचे जैसे y इज इक्वल टू 1/x है तो इसका ग्राफ ऐसा बना, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है तो जल्दी घटेगा, इसका ग्राफ ये बनेगा, ये y2 का ग्राफ ये बनेगा, y1 का ग्राफ ये बनेगा। सर नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, समझ नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, चल pv टू दी पावर गामा कांस्टेंट है। सर हमको आ गया सर जी, हमको आ गया, तुम्हारे लिए दूसरा मेथड बता दो। अरे यार क्या मिनट हो गया, स्टार्टिंग का 7-8 मिनट तूने बोला था नहीं कंसिडर करेंगे ना, तो पीवी बराबर गामा कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है। चल मैं दूसरा मेथड समझाता हूं, क्या इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर, क्या लिख सकते हो, डीपी बाई पी प्लस ये गामा बाहर आ जाएगा, गामा डीवी बाई वी इज इक्वल टू 0। हाँ सर ये कह सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस 0, जैसे आपने आइसोथर्मल में किया था। ओके अब मान लो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमें ग्राफ बनाना है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है सर, इस ग्राफ का स्लोप होता है डीपी बाई डीवी, वाई का डिफरेंस नेक्स्ट। अब इसमें तुम देखो डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू डीवी बाई वी लिख सकते हैं, पावर बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन। हाँ सर डीवी को नीचे लो, वी को ऊपर ले लो, अरे सॉरी ये पी था, डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी, अब पी को ऊपर ले जाओ, डीवी को नीचे लो, डीपी बाई डीवी, देखो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। ओके सर क्या ये पीवी ग्राफ का स्लोप इसी से रिप्रेजेंट होता है, हाँ स्लोप बराबर क्या है, माइनस गामा पी बाई वी। सर ये माइनस पी बाई वी तो आइसोथर्मल का स्लोप था, हाँ अब याद करो आइसोथर्मल कर्व में पीवी ग्राफ का स्लोप क्या था, इन आइसोथर्मल कर्व स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इज माइनस पी बाई वी, कल ही तुमको ड्राइव करके मैंने निकाल के दिया, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इज माइनस पी बाई वी। अब यहां पे आइसोथर्मल का स्लोप ये हो गया, तो स्लोप ऑफ पीवी, स्लोप ऑफ पीवी इन आइडियाबैटिक, स्लोप ऑफ पीवी इन आइडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस गामा स्लोप, नहीं गामा तो हट जाएगा, गामा नहीं माइनस हट जाएगा, माइनस पी बाई वी स्लोप इन आइसोथर्मल। मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल कर्व अगर पीवी आपने ये बनाया, ये बनाया आइसोथर्मल कर्व मान लो, तो जो आइडियाबैटिक ग्राफ बनेगा, आइडियाबैटिक ग्राफ बनेगा उसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। स्लोप ज्यादा कैसे होता है, वर्टिकल लाइन और बनेगा, मतलब यहां से ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, इन दोनों ग्राफ में स्लोप ज्यादा किसका है। देखो जो लाइन जितना वर्टिकल खड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा, देखो ये ऐसे लेटा हुआ है ज्यादा, ये देखो ये खड़ा, देखो ना यहाँ पर स्लोप टेंजेंट खींचोगे ये ऐसे आएगा, यहाँ पे देखो ये ऐसे है, किसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व, और ये आइडियाबैटिक कर्व। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन में ऐसा बनेगा। और दूसरा तरीका क्या था मेरा, अब दूसरे तरीके से कैसे समझा रहे थे कि मैं तुमको यह समझा रहा था कि देखो बेटा आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ वी होता है, लेकिन आइडियाबैटिक में क्या हो रहा है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का पावर गामा, और गामा एक से ज्यादा है सबका, तो नीचे पावर अगर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ वी होता है, ये P1 V1 आइसोथर्मल में जैसे पीवी बराबर कांस्टेंट से आता है, तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन इसमें देखो नीचे वॉल्यूम का पावर ज्यादा है,
तो ग्राफ थोड़ा सा तुम्हारा और ज्यादा स्लोप का ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये एडियाबैटिक है। दो तरीके से मैंने बताया, स्लोप ज्यादा करके और इक्वेशन से भी। ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, दो बार आ गया। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, देखो यहां से प्रूव कर दिया। एडियाबैटिक ग्राफ का स्लोप होता है माइनस गामा पी बाई बी। आइसोथर्मल से ज्यादा स्लोप होता है, गामा टाइम ज्यादा होता है। अच्छा, अगर गामा जीरो से छोटा होता, जैसे गामा होता एक से छोटा होता, जैसे गामा होता 0.5, तो यहां पे रखते हैं 0.5, तो पी बाई भी गुना 0.5 मतलब पी बाई का आधा, तो आइडियाबैटिक में स्लोप कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे गामा तो एक से ज्यादा होता, चाहे किसी भी गैस की बात करो, गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो स्लोप आइडियाबैटिक का हमेशा ज्यादा होगा, देखो स्लोप ज्यादा है, स्लोप मतलब वर्टिकल लाइन। दो तरीके से प्रूव किया बेटा, एक तो बेसिक मैथ से रिलेट करके दिखाया और एक यहाँ दिखाया। बेसिक मैथ से भी रिलेट करके दिखाया, यहाँ दिखाया। एक सवाल देखो फटाफट, एक सवाल देखो फटाफट। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। आइडियाबैटिक का स्लोप बट आइसोथर्मल, गामा इज टू 1। आइडियाबैटिक का गामा पी बाई बी, आइडियाबैटिक का क्या होता है स्लोप, आइडियाबैटिक का स्लोप होता है माइनस गामा पी बाई बी। और आइसोथर्मल का क्या होता है, आइसोथर्मल का क्या होता है माइनस पी बाई बी। माइनस से माइनस पी बाई बी से पी घट गया, गामा इज टू 1। बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर मजा तो आया सर जी, ये तो बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है सर जी। अब यहाँ पर, अब यहाँ पे समझो कि मैं अलग अलग गैस के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, अलग अलग गैस के लिए। आइसोथर्मल आइडियाबैटिक के लिए अगर पीवी ग्राफ बनाऊं, अरे हो गया, छोड़ रहा हूं भाई, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। देखो ये पीवी ग्राफ अगर मैं ऐसा बना दूं, इस स्टेट से यहां तक जा रहा है, बताओ ये किस ग्राफ को बता रहा है? सर ये आइसोथर्मल है, एकदम सही पकड़े, आइसोथर्मल है, बिल्कुल है आइसोथर्मल है। बोलो है कि नहीं? हाँ सर आइसोथर्मल। अगर सॉरी, अरे यार आइसो, देखो यही है ना, टाइम का प्रेशर इतना दिमाग पे चढ़ गया कि घबरा गया मैं। आइसोबारिक है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक। और यहां से ऐसे आऊं तो ये तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक होगा, यस सर। और ये ग्राफ बनाऊं, देखो मैंने स्लोप कम रखा है। सर ऐसा तो नहीं होता आइसोथर्मल? ऐसा होता है आइसोथर्मल? नहीं ऐसा भी नहीं होता, ऐसा होता है। हाँ सर कुछ ऐसा होता है आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल में। तो इससे ज्यादा ही स्लोप तुम्हारा होगा आइडियाबैटिक का। अब आइडियाबैटिक के लिए मान लो मैंने मोनोटॉमिक के लिए बनाया, डायटोमिक के लिए बनाया, ट्राइटोमिक के लिए बनाया, तो कौन सा ग्राफ किस केस का है ये बताओ? कौन सा ग्राफ किस केस का, ये बताओ कौन सा ग्राफ किस केस का है? मतलब ये तीनों मैंने बनाया है आइडियाबैटिक का, आइडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होना चाहिए, तो देखो नीचे से बनाया मैंने, कौन सा ग्राफ किसका है बताओ? सर ये कैसे पता चलेगा? जिसका गामा ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा होगा, और गामा सबसे ज्यादा होता है मोनोएटॉमिक का, मोनोएटॉमिक का, उससे कम होता है डायएटॉमिक का, और उससे भी कम होता है ट्राइएटॉमिक का। तो गामा सबसे कम ट्राइएटॉमिक का है, तो सबसे ज्यादा गामा, तो ये मोनोएटॉमिक का ग्राफ बनेगा, ये मोनो एटॉमिक का ग्राफ बनेगा, ये ट्राई एटॉमिक का ग्राफ बनेगा, ये डाई एटॉमिक का ग्राफ बनेगा। क्या मैंने सही बनाया है ये जरूर बताइएगा, ठीक है? क्या मैंने ये सही बनाया जरूर बताइएगा। अब यहां पे बात आती है कि पी वी टू दी पावर गामा आपने कांस्टेंट बोला था गुरुजी, हाँ आइडियाबैटिक में ही होता है। तो रिलेशन बिटवीन पी एंड टी क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि चेंज तो ये दोनों हो रहा है आइडियाबैटिक प्रोसेस, इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा? सर ये कैसे निकालेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पर देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि पीवी बराबर गामा कांस्टेंट हमको पता है, हाँ, और आइडियल गैस इक्वेशन यहां पे वैलिड होगा, पीवी बराबर एनआरटी हम लिख सकते हैं। तो देखो हमें पीओटी में रिलेशन चाहिए, तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमें पीओटी में रिलेशन चाहिए, तो वी को हटा लो। वी को कैसे हटाएंगे, ये रहा ना वी। अच्छा हाँ सर यहाँ वी से हटा सकते हैं सर, कैसे हटाएंगे जरा सोचो। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन से v की वैल्यू निकालते हैं। v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, nRT बाई पी, हाँ इसमें पुट करता हूं, तो p इंटू वी का पावर गामा कांस्टेंट है, पुट वैल्यू ऑफ v, पुट वैल्यू ऑफ v। तो यहां पे p बाहर, v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं nRT बाई पी, तो nRT बाई पी का पावर गामा कांस्टेंट, और वैसे भी इधर कांस्टेंट है, और यहां भी आप इसको तो कांस्टेंट ही बोल सकते हो, एनआर को, एनआर कांस्टेंट है,
तो ये बचेगा P इंटू टी का पावर गामा बटा P का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस P की पावर गामा को ऊपर ले जाएंगे, देखो ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, ये पहले से 1 है तो क्या लिख सकते हैं P की टू दी पावर 1 और ये ऊपर जाएगा P टू दी पावर माइनस गामा, P टू दी पावर माइनस गामा, देखो P टू दी पावर माइनस गामा T टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, यहां से रिलेशन आ जाएगा P का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। इसको रटना नहीं है, ये आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम याद करके बैठ जाए कि सर ये रिलेशन होता है कि P का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा कॉन्स्टेंट, ये याद नहीं करना है। और इस पे सवाल बहुत मिनिमम आते हैं, चाहिए होगा तो ये तुम जानते हो कि आइडियाबेटिक के लिए पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है और आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी और टी से वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी बाई पी यहां रख दो। अच्छा, इसी तरीके से अगर तुमसे रिलेशन पूछ ले, किसके बारे में, वी और टी के बारे में, पी और वी का तो पता ही है तुम्हें, देखो पी और वी का तो तुम्हें पता है कि पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है आइडियाबेटिक की। अगर वी एंड टी का पूछे तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं पीवी बराबर टी, और हमें क्या हटाना है, वी और टी चाहिए तो वी रहना है, पी हटाना है तो पी को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यूज में पुट कर दो तो पी वी टू दी पावर गामा तुम्हारा कांस्टेंट है, पी को लिख सकते हैं टी बाई, तो पी को लिखो टी बाई वी इंटू वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एनआर को हमने कॉन्स्टेंट बोल दिया, हम वैसे भी तो कॉन्स्टेंट इधर रख रहे हैं तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट ही रहेगा, वी ऊपर गया तो टी इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1, कैसे, ये वी का पावर 1 ऊपर जाएगा तो वी का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन है सर, आसान है, यस ठीक है। अब ये दो सिंपल से क्वेश्चन है, वर्क डन निकालने का ये कर लीजिएगा और असाइनमेंट सॉल्यूशन भी मैंने थर्मल का 1 अपलोड कर दिया है, 2 भी अपलोड करा तो सॉल्व कर लेना 2 एंड 3, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। आइडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी का ग्राफ मैंने करके तुम्हें दिखाया है अलग अलग केस में, ठीक है। अब आइडियाबेटिक प्रोसेस में वीटी का भी ग्राफ बना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये प्लॉट करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।